तो जी हाँ साथियों, मैं आपका दोस्त पीएसपी गोस्वामी देख डेमो के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, मैं आपके सामने आज जिस टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूं वह टॉपिक है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। साथियों देखना, ये कॉन्सेप्ट आपने आज तक सिर्फ और सिर्फ रटा था। कैसे रटा था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट एज पर ट्रायल बैलेंस प्लस फर्दर बैड डेट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, जो भी अमाउंट आया उसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया था। तो साथियों आप ध्यान में रखना, यहां पर आपने ओल्ड प्रोविजन को माइनस किया था। माइनस क्यों किया था? ये रीजन पता नहीं हर किसी को पता होगा या नहीं होगा, लेकिन एज ए स्टूडेंट मैंने तो पूरा का पूरा यूट्यूब छान मारा, पूरा का पूरा यूट्यूब छान मारा, लेकिन ये जो इसके पीछे लॉजिक है वो मुझे कहीं नहीं मिला। और मैं चाहता हूं ये कॉन्सेप्ट आप रटे नहीं, आप अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ लें। तो साथियों आज मैं आपके साथ दावा कर रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको ये कॉन्सेप्ट आज आपके खून में डालूंगा। तो देखना साथियों, हमारा स्टार्ट होता है ये कॉन्सेप्ट आज। देखिएगा साथियों, मैं आपके सामने ये लेक्चर उपस्थित हुआ हूं को मेरे हिसाब से आपको पता होगा डेटर किसे बोलता है, क्रेडिटर किसे कहते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं किसी को माल बेच रहा हूं तो सेल्स की एंट्री क्या होगी बताइए। सर सीधी सी बात है, आप किसी को भी माल बेच रहे हो तो सेल्स की एंट्री क्या होगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एंट्री क्या करती मैंने? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और इस एग्जाम्पल में हम अमाउंट मान लेते हैं 5 लाख रुपए। कितना मान लेते हैं? 5 लाख रुपए। अब देनदार की जगह अगर मैं नाम ले लूं, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने नाम ले लिया, हमारा देनदार है नवीन। कौन है? नवीन। अब आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझिएगा। अब जैसे ही मैंने देनदार को कितने का माल बेचा? 5 लाख। जैसे ही मैंने देनदार को 5 लाख रुपए का माल बेचा, अब मेरे माइंड में 3 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 3। मैंने जिसको भी माल बेचा है, या तो उससे मुझे पैसा रिसीव हो जाएगा, या फिर मैंने जिसको माल बेचा है वो पैसा क्या डूब गया, या फिर मैंने जिसको भी माल बेचा है उससे पैसा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो हमने यहां पर डेटर की कितनी कैटेगरी बनाई? 3 कैटेगरी। कितनी कैटेगरी बनाई? 3। सबसे पहले देनदार क्या होंगे? अच्छे देनदार, यानी जिनको हमने माल बेचा है उससे पैसा हमें मिलेगा ही। दूसरी बनाई हमने संदिग्ध। क्या बनाया हमने? संदिग्ध, यानी उससे पैसा आ भी सकता है और नहीं भी। और तीसरी कैटेगरी हमने बनाई डूबत, यानी हमने जिसको माल बेचा है उससे हमें 100% श्योर है कि वो हमें पैसा देने वाला नहीं है। अब आप बात को ध्यान रखना, जो अपने गांव में लोकल दुकानदार होता है वह किसी को भी उधार में माल बेचता है तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं? देखिएगा, उनकी क्या होती है? एक बुक्स होती है, जैसे ये 2 भागों में। तो वह क्या करते हैं? साइड में ये कॉलम बना दिया, और फॉर एन एग्जाम्पल हमारे वाले एग्जाम्पल में कितना लिखा हुआ है? 5 लाख। तो इन्होंने भी लिख दिया 5 लाख। जिस भी आप व्यक्ति को माल बेचा है, और बाद में यहां पर क्या लगा देते हैं? वो डेट। वह डबल एंट्री सिस्टम से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं करते हैं। वह अपनी नोटबुक में क्या लिखते हैं? जिसको भी माल बेचा वो अमाउंट लिख देंगे, उस व्यक्ति का नाम, और सबसे लास्ट में क्या लिख देते हैं? डेट को लिख देते हैं। अब आप ध्यान रखिएगा, देखना साथ साथ को कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से फिल करना। अब हमने देनदार की कितनी कैटेगरी बनाई? 3 कैटेगरी बनाई। और फॉर एन एग्जाम्पल हमने जो देनदार को ये माल बेचा, वह बेचा सपोज करो 20 जुलाई को। कब बेचा? 20 जुलाई 2021 को। जैसे ही हमने देनदार को माल बेचा, और जैसे ही हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या हो रहा था? क्लोज। फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब होगा? 31 मार्च 2022 को। जब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या कर रहे थे? क्लोज कर रहे थे। उस समय हमने आपस में बैठकर विचार किया कि हमने जिसको भी माल बेचा है, कौन था हमारा देनदार? फॉर एन एग्जाम्पल कौन था? नवीन। तो क्या नवीन से पैसा वापस आ सकता है या नहीं आ सकता? तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया
कि नवीन की रेपुटेशन तो मार्केट के अंदर, नवीन की रेपुटेशन मार्केट के अंदर बिल्कुल क्या है, बेकार। उसने तो आज तक जिससे भी माल खरीदा है उसको वापस से पेमेंट नहीं किया। यानी हमने जैसे ही नवीन के बारे में ये बात हमें पता लगी तो हमने क्या माना कि नवीन को जो भी हमने पैसा बेचा, माल कितने का बेचा, 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए नवीन से आने वाला नहीं है। उस कंडीशन में हम नवीन को क्या ट्रीट करेंगे, डूबत करें, यानी उससे तो पैसा डूब गया। या फिर हम ये मान लेंगे कि हो सकता है नवीन हमें पैसा दे भी दे, यानी वो कौन सा हो गया हमारा डाउटफुल केस। अगर अच्छा देनदार है तो क्या है, वो गुड डेटर है। अब देखना कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से। अगर हम नवीन को, हमारा देनदार, अगर हमें उसे क्या मान लेता है, अगर हम उसे अच्छा देनदार मान लेते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। हम नवीन को जो भी 5 लाख रुपए का माल बेचा है उसे एज ए डेटर हम बैलेंस शीट में असेट साइड में क्या कर देंगे, शो कर देंगे। लेकिन अगर हम अब हमारे सामने कितने केस आते हैं, 2। अच्छे तरीके से समझना। अगर हम क्या मान लेते हैं, एक तो मान लेंगे संदिग्ध, क्या मानेंगे, संदिग्ध यानी क्या है, डाउट। दूसरा क्या मानेंगे, डूबत। अब उससे क्या होने वाला है, पैसा डूबने वाला है। जब हमने ये मान लिया कि नवीन से पैसा नहीं आएगा तो हम उसे क्या मानेंगे, बैड डेट। क्या मानेंगे, बैड डेट। तो बैड डेट की एंट्री क्या होती है, बताइए मुझे, क्या होती है बैड डेट की एंट्री। बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। कितने से कर दोगे आप, 5 लाख रुपए से। कितने से कर दिया आपने, 5 लाख रुपए से। और गांव वाला एग्जाम्पल, जो हमने किराने की दुकान का एग्जाम्पल लिया था गांव में, उसने क्या किया था, अपनी नोटबुक में क्या नाम लिखा था, ऐसे लिखा था 5 लाख रुपए जिसको भी बेचा है, और बाद में क्या पीछे लगाती थी, डेट लगाती थी। तो अब इसने भी क्या मान लिया कि अब नवीन से पैसा आने वाला नहीं है। तो जब नवीन से पैसा आने वाला नहीं है तो हमने जब प्रॉपर क्या करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करता है, तो जनरल एंट्री क्या होती है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। यानी डेटर की जगह किसका नाम आ जाएगा, नवीन का नाम आ जाएगा। लेकिन ये जो अपने गांव वाला दुकानदार है वह क्या करेगा, इसके नाम को काट देगा। क्या कर देगा, इसके नाम को काट देगा। अब समझना, फॉर एन एग्जाम्पल, हमारी जो भी शॉप है या अपनी दुकान है, वहां पर दिन के हजारों ट्रांजैक्शन होते हैं। क्या होते हैं, हजारों ट्रांजैक्शन होते हैं। अगर ऑनर को तो पता होता है कि किसको माल बेचा और किसको नहीं। अब सपोज करो मैंने नवीन को 5 लाख रुपए का माल बेचा था और मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को डुअल एंट्री सिस्टम से मेंटेन नहीं करता हूं। आज भी मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को देसी तरीके से मेंटेन कर रखा है। यानी क्या लिखता हूं, सबसे पहले तो अमाउंट और उसका नाम और डेट। अब देखिएगा, मैंने जैसे ही अपने देनदार को क्या मान लिया, बैड डेट, यानी उससे पैसे आने वाला नहीं है, तो मैंने उसके नाम को पूरा का पूरा क्या कर दिया, काट दिया। अब सपोज करो मैं किसी दिन बाहर गया होता और नवीन की इच्छा जागी कि मैं इसको पैसा दे ही देता हूं। नवीन आया और मेरी दुकानदार में आकर बोलता है मेरे अकाउंटेंट से कि भाई साहब मेरा कितना पैसा बाकी है। तो मेरा अकाउंटेंट क्या करेगा, टैली सॉफ्टवेयर में नवीन का क्या डालेगा, नाम डालेगा, और देखेगा कि नवीन का नाम तो वहां पर प्रदर्शित हो ही नहीं रहा है। तो मेरा अकाउंटेंट क्या बोलेगा, भाई साहब आपका तो कोई भी अमाउंट बाकी नहीं है। ये कौन सी कंडीशन में बोलेगा, जब मैं अपने आप को अगर डबल एंट्री सिस्टम से क्या कर रहा हूं, मेंटेन कर रहा हूं बुक्स ऑफ अकाउंट का। तो देखना, बैड डेट को मैंने डेबिट कर लिया, जब मैंने माल बेचा था उस समय डेटर को डेबिट किया था, लेकिन जब मैंने क्या माना, डूबत यानी बैड डेट माना, तो मैंने देनदार को क्या कर दिया, क्रेडिट, यानी उसका भी बुक्स ऑफ अकाउंट से क्या हो गया, नाम कट हो गया। और अकाउंटेंसी में जब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को डबल एंट्री सिस्टम से क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, उस समय क्या काटते हैं, नहीं सर, पूरे के पूरे किस तरीके से होता है, डेबिट या फिर क्रेडिट। अब साधारण तरीके से जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं
तो हमने भी उसके नाम के को क्या कर दिया था, काट दिया था। तो हमने पूरी की पूरी कॉपी को छान मारा और हमें कहीं पे भी नवीन का नाम नहीं दिखा। तो उस कंडीशन में नवीन क्या बोलेगा, मैंने तो अपना जो भी इंसानियत का धर्म था वो निभा दिया, उनको जाकर बोल भी दिया कि भाई साहब मेरे कितने पैसे बाकी है। अब दुकानदार सामने से ही मना बोल रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती है। अब देखिएगा, आपको मैं बता दूं, आपको ये तरीका पहले साल फॉलो नहीं करना चाहिए। कौन सा तरीका फॉलो करना चाहिए, ये वाला। कौन सा, डाउटफुल वाला। कौन सा तरीका, डाउटफुल वाला। अब देखना कॉन्सेप्ट किस तरीके से वर्क करता है। अब इस वाली कंडीशन में क्या होगा कि नवीन से, यानी जो कि हमारा देनदार है, उससे पैसा आ भी सकता है और नहीं भी। तो हमने क्या मान लिया, डाउट मान लिया। तो एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, एज पर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, और हिंदी मीडियम वाले कौन सी अवधारणा, रूढ़िवादिता की अवधारणा के अनुसार फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस और लॉसेस को आप आज भी रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर में होने वाले इनकम और गेन्स को आप आज रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो आई बात समझ में, यानी जो भी अपने प्रोबेबल लॉस है उसको आज आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो किस रूप में रिकॉर्ड करोगे, प्रोविजन के रूप में। किस रूप में, प्रोविजन के रूप में। तो जब भी हम डाउटफुल होगा तो इस वाले केस में हम क्या बनाएंगे, प्रोविजन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्रोविजन। यानी नवीन के जो भी नाम है, यानी हमारा देनदार है, उसके नाम को सीधा का सीधा कट नहीं करेंगे। तो प्रोविजन की एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। और एंट्री कितने से हो जाएगी, 5 लाख रुपए से। कितने से कर दी हमने, 5 लाख रुपए से। यानी नवीन से पैसा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो हमने पूरा का पूरा कितना प्रोविजन बना लिया, 5 लाख रुपए का। कितने का प्रोविजन बना लिया, 5 लाख रुपए का। तो ये प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, डेबिट। और अपना जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट कितने से कम हो जाएगा, 5 लाख रुपए से कम हो जाएगा। लेकिन इस वाले केस में देखना, इस वाले केस में भी हमने एंट्री क्या की थी, डूबर ट्रिप नोड़ा में, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो यहां पर भी ये बैड डेट कहां पर हिट करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये तो होगी ट्रांजैक्शन की एंट्री। कौन सी होगी, ट्रांजैक्शन की एंट्री। देखिएगा साथ साथ में, अब देखिएगा बैड डेट में ये तो हमने कर दी ट्रांजैक्शन की एंट्री। क्या कर दी, ट्रांजैक्शन की एंट्री। अब यहां से ये बैड डेट कहां पर ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो दूसरी एंट्री क्या बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। और कितने से हो जाएगी, 5 लाख रुपए से। तो देखिएगा इस वाले केस में भी हमारा प्रॉफिट कितने से कम होगा, 5 लाख रुपए से प्रॉफिट क्या होगा, कम। और प्रोविजन वाले में भी हमारा प्रॉफिट कितने से कम होगा, 5 लाख रुपए से कम होगा। लेकिन ध्यान रखना अच्छे तरीके से, इस वाले केस में, कौन से वाले केस में, बैड डेट वाले केस में, बैड डेट हमारे जो भी क्या है, डेटर, यानी देनदार के अमाउंट को क्या करता है, कम करता है। क्या करता है, कम करता है। कैसे कम करता है, हमने एंट्री क्या की थी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो ये क्या करेगा, ये एंट्री हमारे देनदार के अमाउंट को क्या करेगी, कम करेगी। दूसरी तरफ प्रोविजन में हमने क्या एंट्री की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। क्या इस वाले केस में हमने डेटर को क्रेडिट किया, नहीं। तो इस वाले केस में देनदार का अमाउंट कम नहीं होता है। तो अभी तक बताई, उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है। कौन सी बात, कि बैड डेट वाले केस में देनदार का अमाउंट कम होता है, क्योंकि हम ट्रांजैक्शन की एंट्री में बैड डेट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और डेटर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और प्रोविजन वाले केस में हम एंट्री क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। तो इस वाले केस में कहीं पे भी देनदार का नाम आया, नहीं आया, तो ये वाली एंट्री देनदार को कम नहीं करती। और एक बात अच्छे तरीके से देखना, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ये ईयर टू ईयर क्या होता रहेगा,
कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। आई बात समझ में यहां तक? सर ये वाली बात तो हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब देखिएगा हमने एग्जाम्पल कौन से ईयर का लिया था? 31 मार्च 2022 को, जब हम क्या बना रहे थे अपने फाइनल अकाउंट। अब देखिएगा 2022 में सपोज करो 28 सितंबर 2022 को हमने किसी और डेटर को माल क्या कर दिया, बेच दिया। सपोज करो हम मान लेते हैं अन्य देनदार का नाम राम। तो राम को जब आप माल बेचोगे तो एंट्री क्या करोगे, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। या इस वाले केस में हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कितने का माल बेचा, 2 लाख रुपए का। तो ये हमने मान लिया 2 लाख रुपए का माल। अब हर साल ये कंडीशन आएगी, हर साल ये क्या आएगी, कंडीशन आएगी कि आपने जिसको भी माल बेचा है वह देनदार कैसा है, गुड डेटर है या फिर डाउटफुल है, या पूरा का पूरा क्या होने वाला है, दिवालिया होने वाला है, यानी बैड डेप्ट होने वाला है। तो ये जो प्रोविजन की एंट्री बताई थी ना मैंने, कौन सी एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ये क्या होता है, हर साल जब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करते हैं, फाइनल करते हैं, उस समय हम ये मानते हैं कि कौन से देनदार से पैसा आ सकता है या कौन से देनदार से पैसा नहीं आ सकता। उस कंडीशन में हम एक निश्चित प्रतिशत से, वो कौन सा प्रतिशत होगा, वो हमारे जैसे हमारे पास्ट ईयर के ट्रेंड है उस हिसाब से जो भी अपने क्या होंगे, मैनेजर होंगे या शॉप है तो उसका ऑनर है, उसको पता होगा कि हर साल हमारे जो भी देनदार है उनमें से कितना पैसा डूबने की क्या होती है, संभावना होती है। तो ये अपने हिसाब से क्या लेता है, 1% लेते हैं। और हमने मान लिया फॉर एन एग्जांपल कितना मान लिया, 10%। अब जैसे ही हमने 28 सितंबर 2022 को माल बेच दिया राम को, एंट्री क्या की, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना का मान लिया, 2 लाख रुपए। अब एक बार आप इस एंट्री को भूल जाना, देखना मैं जो कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं वो मेरे साथ साथ समझना कि मैं कौन सी बात आपको क्लिक करवाना चाहता हूं। अब देखिएगा हमने जब 31 मार्च 2022 को हमने जो प्रोविजन बनाया था, वह प्रोविजन क्या बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। अब आप अच्छे तरीके से समझना, एंट्री कितने से की थी हमने, 5 लाख रुपए से। अब इस वाले केस में तो देनदार का अमाउंट कम नहीं होता, और देनदार वाले केस में क्या होता है, देनदार का अमाउंट क्या होता है, माइनस होता है। एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझना वापस। अब सपोज करो हमने देनदार को मान लिया था, क्या मान लिया था, पूरा का पूरा बैड डेब्ट, यानी उससे पैसा डूब गया। लेकिन उसकी बाद में क्या होगी, उसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, अच्छी होगी, उसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, अच्छी हो गई, और उसके मन में इंसानियत जगी कि मुझे किसी का पैसा हड़पना नहीं चाहिए। तो उसने क्या कर दिया, इंसानियत को बताते हुए हमें पैसा वापस देना है। सपोज करो मैं दुकान का ऑनर हूं, तो उस समय मैं नहीं था, आकर वापस उसने बोला भाई साहब मेरे कितने पैसे बाकी है। तो अकाउंटेंट ने जैसे ही टैली में क्या उसका नाम डाला तो उसका नाम शो नहीं हुआ। फिर उसने वापस इंसानियत बता दी होगी कि भाई साहब आपने तो हमें बैड डेब्ट ट्रीट कर दिया होगा, लेकिन मेरी इच्छा है, मुझे तो याद है कि मैंने आपकी दुकान से 5 लाख रुपए का माल लिया था, तो आप ये 5 लाख रुपए लीजिए। जब वह हमें क्या देगा, पैसा देगा, वह क्या करेगा, हमें पैसा देगा। तो पैसा देगा तो हमारी एंट्री क्या होगी, देखना अच्छे तरीके से, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से होगी, 5 लाख रुपए। अब यहां पे क्या आएगा, देनदार का नाम आएगा, नहीं सर देनदार का नाम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम देनदार का नाम तो पहले से ही क्या कर सकते हैं, कट कर चुके हैं। क्या एंट्री की थी, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो यहां पर हम जब किसी को भी बैड डेब्ट मान लेते हैं और फिर उससे क्या हो जाता है, पैसा रिकवर हो जाता है, क्या हो जाता है, रिकवर। उस कंडीशन में हम एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड, क्या करेंगे, बैड डेब्ट रिकवर।
और कितने से करेंगे? 5 लाख रुपए से। कितने से करेंगे? 5 लाख रुपए से। और ये बैड डेब्ट रिकवर्ड कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कौन सी साइड में चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो बैड डेब्ट की कहानी तो आपको क्लियर होगी। जब आप बैड डेब्ट मांगते हो तो देनदार का अमाउंट क्या होता है? कम होता है। जब अगर आपने उसका पूरा का पूरा अमाउंट बैड डेब्ट मान लिया और फिर बाद में भविष्य में अगर आपको वो पैसे देने आता है तो आप एंट्री क्या करोगे? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करोगे? उसके नाम को क्रेडिट करोगे? नहीं, उसका नाम तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में है ही नहीं। तो क्या कर दोगे? बैड डेब्ट रिकवर। आई बात समझ में? अब हमारा कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा किसके ऊपर फोकस होगा? प्रोविजन के ऊपर। किसके ऊपर होगा? प्रोविजन के ऊपर। तो देखिएगा, हमने नवीन को 31 मार्च 2022 को पूरा का पूरा बैड डेब्ट नहीं माना। हमने क्या माना? सिर्फ और सिर्फ उसका क्या बनाया? प्रोविजन कि नवीन से पैसा डूब सकता है। कितना प्रोविजन बना दिया? 5 लाख रुपए का। अब 31 मार्च 2022 से, एक मिनट, हाँ रुकिएगा, 31 मार्च 2022 से हमारा ये प्रोविजन का, मैंने क्या बताया? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट ईयर टू ईयर क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। इसको कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। अब 31 मार्च 2022 से हमने इसका इंतजार कहां तक किया? 2025 तक किया। कितने तक इंतजार किया? 3 साल इंतजार किया कि भाई साहब हमारा जो भी देनदार कौन सा था? नवीन माना था कि वो पैसे देने आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, लेकिन वह आया नहीं। लेकिन वह पैसे देने आया नहीं। अब हमने ये फाइनली डिसाइड कर लिया। अब हमने क्या कर दिया? फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि अब नवीन को क्या माना जाए? बैड डेब्ट माना जाए। पहले तो सिर्फ क्या बताई थी? संभावना कि उससे पैसा आ भी सकता है और नहीं भी। इसके लिए हमने क्या क्रिएट किया था? प्रोविजन। लेकिन 2025 तक हमें क्लियर हो गया कि नवीन से पैसे आने वाला नहीं है। उसकी सारी की सारी संभावनाएं भी खत्म हो चुकी है। तो इस वाले केस में अब हम क्या कर रहे हैं? नवीन को बैड डेब्ट मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? बैड डेब्ट। यानी पहले तो क्या बनाया था? नवीन का प्रोविजन। और अब हम क्या कर रहे हैं? नवीन को फाइनली क्या मान रहे हैं? बैड डेब्ट। तो बैड डेब्ट की एंट्री क्या होगी? बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट। बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट। तो क्या नाम आ जाएगा? तो नवीन, यानी जो भी हमारा देनदार है उसका नाम आ जाएगा। कितने से कर रहे हो? 5 लाख रुपए से। ये हमने कर दिया 5 लाख रुपए से। अब याद करना, जो मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं अच्छे तरीके से, हमने 31 मार्च 2022 को जब नवीन के नाम का क्या बनाया था? प्रोविजन बनाया था। तो एंट्री क्या की थी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितने से कर दिया? 5 लाख टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। तो हमने देनदार का 5 लाख रुपए का प्रोविजन क्रिएट किया था। फिर ये 5 लाख रुपए से हमारा प्रॉफिट क्या हुआ था? कम हुआ था। प्रॉफिट क्या हुआ था? कम हुआ था। और आप जो ये प्रोविजन बनाते हो कौन से कॉन्सेप्ट के तहत बनाते हो? सर, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत। अब देखना, 31 मार्च 2022 को हमने 5 लाख रुपए का खर्चा बुक कर लिया था। अब 2025 में जब आप नवीन को फाइनली क्या मान रहे हो? बैड डेब्ट। एंट्री क्या करोगे? बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर। बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब आपका ये बैड डेब्ट कहां पर ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखना कहां पर ट्रांसफर होगा? ये कहां पर ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब समझना, दिमाग की बत्ती जलेगी अच्छे तरीके से। अगर इस 5 लाख रुपए को मैं वापस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक करूंगा तो मेरा एक ही खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितनी बार बुक हो जाएगा? 2 बार। एक तो आपने 5 लाख रुपए से प्रॉफिट 2022 में कम किया और इसी 5 लाख रुपए को वापस आप 2025 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करोगे? डेबिट। तो आप किसकी अवहेलना कर रहे हो? सर, मैचिंग कॉन्सेप्ट की। कौन सी? मैचिंग कॉन्सेप्ट। और मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपका खर्चा
किस ईयर में बुक करना चाहिए? जिस ईयर से वो क्या हो, संबंधित हो। तो ये नवीन को हमने माल 2025 में बेचा था या फिर 2022 में? सर हमने तो नवीन को, जो कि हमारा देनदार है, कब माल बेचा था? 2022 में। तो आपको खर्चा भी किस ईयर में बुक होना चाहिए? 2022 में। तो आपने जब इसको फाइनली बैड डेट 2025 में मान लिया, तो अगर आज मैं बैड डेट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करता हूं, डेबिट करता हूं, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट को मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं। तो देखिएगा, तो ये यहां पर क्या बोल रहा है, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, मना, कि आप बैड डेट को यहां पर माइनस नहीं कर सकते। कहां पर माइनस नहीं कर सकते? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर सकते, बुक नहीं कर सकते। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप वापस बैड डेट को हिट नहीं कर सकते। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, इस बैड डेट को प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट में से क्या करना होगा, माइनस करना होगा। अच्छे तरीके से समझना, जो समझाना चाहता हूं, दिमाग की घंटी, ठीक ना। अब देखना, अब यह आपका जो भी क्या है बैड डेट, इसको आप वापस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं कर सकते। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था पहले, रटे हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने क्या किया था, बैड डेट एज पर ट्रायल बैलेंस प्लस फर्दर बैड डेट प्लस न्यू प्रोविजन और माइनस क्या किया था आपने, ओल्ड प्रोविजन। अब देखिएगा, जब आप किसी भी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट अपॉइंट होंगे, तो जब आपको कोई बोलेगा, आपका ओनर बोलेगा कि आपने जो भी ये बैड डेट है, इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे उस कंडीशन में? सर उस समय तो हमें पूरी की पूरी क्या करनी होगी, जनरल एंट्री। क्या वहां पर आप माइनस करने बैठोगे? नहीं सर, अकाउंट में प्लस माइनस किसके दौरान होता है, डेबिट और क्रेडिट के द्वारा ही अकाउंटेंसी में क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। तो देखिएगा आप, अब यहाँ पर जो भी बैड डेट है, अगर इसको अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक करें वापस, तो आपका एक ही खर्चा 2 बार बुक हो जाएगा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट इसको मना बोलता है। तो क्या बोल रहा है ये बैड डेट, इस बैड डेट को किस में से माइनस करता है, किस में से माइनस करना है, प्रोविजन में से माइनस करना है। तो बैड डेट को कौन सा बैलेंस होता है, सर डेबिट बैलेंस होता है, और प्रोविजन को क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब आप बैड डेट को क्या करोगे, प्रोविजन में से क्या करोगे, माइनस, तो जनरल एंट्री क्या होगी, देखिएगा एंट्री होगी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट तो बैड डेब्ट्स अकाउंट्स, और एंट्री कितने से हो जाएगी, 5 लाख रुपए से। अब मैं आपको बोल रहा था ना कि यहां पर हम ओल्ड प्रोविजन को माइनस क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, इसलिए माइनस करते हैं ताकि आपका एक ही खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 बार बुक ना हो जाए। आई बात समझ में? यानी खर्चा किस ईयर का था, 2022 का। अगर आप 2025 में भी बैड डेब्ट को अगर कहां करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हिट करवाते हो, तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट को आप फॉलो नहीं कर रहे हो। तो आप ये जो माइनस करते हो ना, ये माइनस करने की जनरल एंट्री क्या होती है, ये वाली। आई बात समझ में? आपको रटना नहीं है, आपको समझना है कि माइनस क्यों करते हो, किस लिए करते हो। जिस ईयर का खर्चा है उस ईयर में ही वो क्या होना चाहिए, बुक होना चाहिए। तो इस वाले कंडीशन में अच्छे तरीके से देखना, हमारा बैड डेट कितना था, फॉर एन एग्जांपल कितना था, 5 लाख रुपए। एक बार आप फर्दर बैड डेट और न्यू प्रोविजन को भूल जाइए। ओल्ड प्रोविजन कितना था, 5 लाख रुपए, ये हो गया हमारा 5 लाख रुपए। किस ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, 2025 का है। देखना अच्छे तरीके से। तो देखो बैड डेट एज पर ट्रायल बैलेंस कितना हो गया, 5 लाख, और माइनस क्या हो गया, ओल्ड प्रोविजन कितना हो गया, 5 लाख। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट हिट करेगा, सर 0। क्यों 0?
क्योंकि ये खर्चा किस ईयर का है, 2022 का। तो 2022 का खर्चा है तो 2022 में ही क्या होना चाहिए, बुक होना चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। किस एंट्री के द्वारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट। आई बात समझ में कि हम यहाँ पर ओल्ड प्रोविजन को माइनस क्यों करते हो, आई बात समझ में यहां तक। अब चलना अगला कॉन्सेप्ट मैं जो बताना चाहता हूं। हमने एग्जांपल लिया था 2022 वाला और 2025 वाला। अब आप समझना अच्छे तरीके से, हर बार हमारे सामने ये स्थिति आई थी। हमने 2022 में हमारा देनदार का नाम क्या माना था, नवीन। अब अच्छे तरीके से समझना, 2022 में जैसे ही मैंने देनदार को माल बेचा, एंट्री क्या की थी, जो भी देनदार होगा उसका नाम, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कितने से की थी हमने एंट्री, 5 लाख रुपए से। और जैसे ही हमने ये एंट्री की और जैसे ही हम क्या फाइनेंशियल ईयर के एंड में आए, तो हमारे माइंड में डाउट आए, कितने आए, 3। या तो इस देनदार से पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या फिर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। तो हमने सिर्फ और सिर्फ देनदार कौन सा माना था, नवीन। तो ऐसी कंडीशन तो हमारी हर साल क्या होगी, हमारे सामने फेस होगी। तो हमें हर साल क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन बनाना पड़ेगा। और प्रोविजन क्या होता है, मैंने यहां पर प्रोविजन पूरा का पूरा कितना बनाया था, 5 लाख रुपए से। किसने बनाया, ताकि मैं आपको बता सकूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओल्ड प्रोविजन को बैड डेट में से माइनस क्यों करते हो। लेकिन पूरा का पूरा प्रोविजन नहीं बनाते। कितना बनाते हैं, ये कंपनी के पास्ट ईयर डेटा के आधार पर निर्भर करता है कि आपको प्रोविजन 5% बनाना है या फिर 10% बनाना है या फिर 20% बनाना है। तो फॉर एग्जांपल आपने 2022 में प्रोविजन बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। अब देखना अच्छे तरीके से, तो 2022 में आपने प्रोविजन बनाया, फिर आप क्या करोगे, 2023 में भी प्रोविजन बनाओगे, फिर 2024 में भी क्या करोगे, आप प्रोविजन बनाओगे, 2025 में भी क्या करोगे, आप प्रोविजन बनाओगे। क्यों बनाओगे, यानी आपके ट्रांजैक्शन तो क्या स्टार्ट ही है, आप क्या करो, क्रय विक्रय तो कर रहे हो। तो आपके जो भी देनदार है उनसे पैसा डूबने की संभावना तो आपको हर साल रहेगी। तो आप क्या करोगे, हर साल एक निश्चित प्रतिशत से क्या बनाओगे, प्रोविजन बनाओगे। तो प्रोविजन की एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। अब समझना, 2023 में जो भी आप प्रोविजन बनाओगे, फॉर एग्जाम्पल एक बार के लिए हम 2024 और 25 को भूल जाते हैं। अब हमने क्या मान लिया, 2022। अब 2023 में भी जब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करोगे, उस समय क्या बनाएंगे, प्रोविजन बनाएंगे। तो 2023 में जो भी प्रोविजन बनाओगे उसे हम क्या नाम देंगे, न्यू प्रोविजन। क्या नाम दोगे आप उसे, न्यू प्रोविजन। और जो 2022 में जो आपने प्रोविजन बनाया, कौन सा प्रोविजन, ये वाला, इसे आप क्या नाम दोगे, ओल्ड प्रोविजन। क्या नाम दे दोगे आप, ओल्ड प्रोविजन। फिर आप 2024 में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जब क्या करोगे, क्लोज करोगे, यानी फाइनलाइज करोगे, उस समय भी आप क्या बनाओगे, न्यू प्रोविजन बनाओगे। तो उस समय 2024 वाला क्या हो जाएगा, न्यू प्रोविजन, और बाकी आपके क्या हो जाएंगे, ओल्ड प्रोविजन। यानी सास भी कभी बहू थी। आई बात समझ में। अब चलना अगले कॉन्सेप्ट पर जो बताना चाहता हूं। आपको ट्रायल बैलेंस तो अच्छे तरीके से पता है, कैसे बनता है ट्रायल बैलेंस, सर हमें अच्छे तरीके से पता है। सबसे पहले जनरल एंट्री होगी, फिर लेजर पोस्टिंग होगी, और फिर क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस। अब ये समझाने से पहले मैं आपको एक अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट जो अच्छे तरीके से मैं आपके माइंड में क्लियर करना चाहता हूं, वो समझना अच्छे तरीके से। कौन सा कॉन्सेप्ट है, देखिएगा। एक तो अकाउंटेंसी में एंट्री होती है ट्रांजैक्शन की, कौन सी एंट्री होती है, ट्रांजैक्शन की, और एक होती है ट्रांसफर की। कौन सी होती है, ट्रांसफर की। सर आप क्या बता रहे हो, सिर्फ और सिर्फ समझना। आपने जो सुना था ना, अकाउंटेंसी डुअल एंट्री सिस्टम पर काम करती है, वो कैसे काम करती है, इस तरीके से काम करती है। अच्छे तरीके से समझना, सिर्फ और सिर्फ डेबिट और क्रेडिट ही नहीं होता, इसके पीछे लॉजिक क्या होता है वो समझना।
फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने किसी को सैलरी पेड की, सैलरी पेड करूंगा तो मेरा क्या हो गया, खर्चा, और एज पर कौन सा नॉमिनल अकाउंट है, तो क्या होगा, जो भी खर्चे होंगे वो क्या होंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या होती है, अगर मैंने किसी को सैलरी पेड की तो एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। और अगर मैंने कैश से किया तो टू कैश अकाउंट, और बैंक से किया तो टू बैंक। अगर मैंने इसको सैलरी दी 15,000 रुपए तो एंट्री कितने से हो जाएगी, 15,000 से। अब समझना अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को, ये तो मेरी हो गई ट्रांजैक्शन की एंट्री, क्या हो गई, ट्रांजैक्शन की एंट्री। जैसे ये ट्रांजैक्शन की एंट्री हो गई और फिर आप क्या करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे आपने ये बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या करते हो, यहां पर क्या लिखते हो आप, टू सैलरी, कितने से लिखते हो, 15,000 से। तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पर जो सैलरी को डेबिट किया, किस कारण किया, ट्रांसफर के कारण। किस कारण किया, ट्रांसफर के कारण। और ट्रांसफर की एंट्री क्या होती है, देखना, ये जो सैलरी डेबिट है ये क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। और कितने से हो जाएगा, 15,000 से और 15,000 से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, ये कौन सी साइड होती है, डेबिट, और ये कौन सी होती है, क्रेडिट। ये डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शो करता है, ये क्रेडिट भी किसको शो करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। अब बहुत जने को तो पता ही नहीं था कि ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या होती है और ट्रांसफर की एंट्री भी क्या होती है। तो जो आप ट्रांजैक्शन क्या एंट्री करते हो, ट्रांसफर की एंट्री करते हो, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये इफेक्ट आता है। आई बात समझ में, यानी दो एंट्री होती है, एक तो ट्रांजैक्शन की और एक ट्रांसफर की। अब समझना कॉन्सेप्ट को, हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। और जैसे ही हमने ट्रायल बैलेंस बना दिया, अब देखना, ट्रायल बैलेंस बनाते हो हमारी क्या होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताना, अगर कोई भी आइटम ट्रायल बैलेंस में अपेयर कर रही है, कहां पर अपेयर कर रही है, ट्रायल बैलेंस, हिंदी मीडियम वाले तलपट। अगर कोई भी आइटम ट्रायल बैलेंस में अपेयर कर रही है तो उसका फाइनल अकाउंट में या बैलेंस शीट में कितने इफेक्ट होंगे। अब आपको मुझे पता है कि क्वेश्चन के फॉर्म में समझाना होगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिएगा, फॉर एन एग्जांपल, ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ बैड डेब्ट। बैड डेब्ट को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट ही होता है। फिर यहां पे सपोज लिखा हुआ है सैलरी, फिर यहां पे लिखा हुआ है डेटर, ठीक है। और एक क्या होता है, अपना प्रोविजन होता है। तो प्रोविजन को कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कितना, 15,000। अब आपसे जो मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अच्छे तरीके से बताना मुझे कि रियल में आपको ये क्वेश्चन पता था या इसका नहीं था। देखना, बैड डेब्ट कितना है, 5,000, सैलरी कितनी है, 5,000, और डेटर कितना है, 50,000। अब जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं अच्छे तरीके से बताइएगा। यहां पर जो बैड डेब्ट के कितने लिखे हुए हैं, 5,000 रुपए। आपने बैड डेब्ट के कितने लिखे हैं, 5,000 रुपए। तो क्या यह 5,000 रुपए, क्या यह 5,000 रुपए देनदार यानी डेटर में से माइनस हो चुके हैं या नहीं। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा आपको, बैड डेब्ट में क्या लिखा हुआ है, 5,000 रुपए डेबिट है, क्या ये 5,000 रुपए डेटर में से माइनस हो चुके हैं या नहीं हो चुके, बताइए मुझे। मैं बता देता हूं, ये जो बैड डेब्ट के 5,000 रुपए है, ये ऑलरेडी डेटर में से माइनस हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं, यानी कोई भी आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर अपियर करती है, यानी कि कोई भी आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या करती है, अपियर करती है, मतलब उसकी ट्रांजैक्शन की एंट्री हो चुकी है। कौन सी एंट्री हो चुकी है, ट्रांजैक्शन की एंट्री। तो बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस में अपियर किया, मतलब पहले से बैड डेब्ट की कौन सी एंट्री हो चुकी है, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर। कौन सी एंट्री हो चुकी है, बैड डेब्ट
अकाउंट डेबिट टू डेटर कितने से हो रखी है? 5,000 रुपए से। कितने हो चुकी है? 5,000 रुपए से। समझ में? यानी कोई भी आइटम ट्रायल बैलेंस में अपीयर करती है, यानी ट्रायल बैलेंस में प्रदर्शित है, तो उसका कितना इफेक्ट होगा? उसका सिर्फ और सिर्फ कितना होता है? इफेक्ट होता है एक इफेक्ट, या तो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगी, या फिर कहां पर जाएगी? बैलेंस शीट के अंदर क्या होगी? ट्रांसफर होगी। और जो क्वेश्चन होता है ना, फिर लिखा होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर यहां पर कोई भी लिखी हुई है अतिरिक्त सूचना, उसके कितने इफेक्ट होते हैं? 2 इफेक्ट। कितने इफेक्ट होते हैं? 2 इफेक्ट होते हैं, क्योंकि अतिरिक्त सूचना के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसके इफेक्ट कितने होंगे? 2। क्यों होंगे? यानी उसकी ट्रांजैक्शन की एंट्री भी बाकी है और ट्रांसफर की एंट्री भी बाकी है, तो उसके इफेक्ट कितने होंगे? 2। और ट्रायल बैलेंस में कोई भी आइटम अपीयर करती है, मतलब उसकी ट्रांजैक्शन की एंट्री हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर की एंट्री बाकी है, तो कितना इफेक्ट होगा? 1 इफेक्ट। और एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर है तो कितने इफेक्ट होंगे? 2 इफेक्ट होंगे। अब देखना अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझना। एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बैड डेब्ट 15,000 रुपए। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है? बैड डेब्ट कितने से लिखा हुआ है? 15,000 रुपए से। तो आप मुझे बताइए, क्या यह 15,000 देनदार में से माइनस हो चुका है? सर अभी तो आपने बताया, यानी कोई भी आइटम एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी गई है, मतलब उसकी किसी भी प्रकार की कोई एंट्री नहीं हुई है, यानी ट्रांजैक्शन की भी एंट्री नहीं हुई है और ट्रांसफर की एंट्री भी नहीं हुई है, तो बैड डेब्ट ये जो 15,000 रुपए है, यह देनदार में से यानी डेटर में से माइनस नहीं हुए हैं। यानी जब आप एंट्री करोगे, इसका इफेक्ट दोगे, तब ये क्या होंगे? माइनस होंगे। इसके अलावा बैड डेब्ट के अलावा और कोई भी मद दे रखी होगी तो उसके भी कितने इफेक्ट होंगे? 2 इफेक्ट होंगे। अब जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान रखिएगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम अपीयर करती है उसका 1 इफेक्ट होगा, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई भी आइटम अपीयर करती है उसके 2 इफेक्ट होंगे। कितने इफेक्ट होंगे? 2 इफेक्ट होंगे। आई बात समझ में? अब समझना अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को, देखिएगा मेरे साथ साथ में। ये रहा अपना ट्रायल बैलेंस। ये क्या है? अपना ट्रायल बैलेंस। ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अब समझना अच्छे तरीके से, यहां पर लिखा हुआ है बैड डेब्ट। यहां पर बैड डेब्ट लिखा हुआ है, फॉर एन एग्जांपल 10,000 रुपए। कितने से लिखा हुआ है? 10,000 रुपए से। और यहां पर डेटर भी लिखा हुआ है, सपोज करो 50,000 रुपए। कितने से लिखा हुआ है? 50,000 रुपए से। और साथ साथ में इस ट्रायल बैलेंस के एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है बैड डेब्ट 5,000 रुपए। कितने? 5,000। तो आपको पता तो ये है, ट्रायल बैलेंस में आइटम अपीयर कर रही है, मतलब 1 इफेक्ट होगा, और यहां पर आइटम क्या कर रही है? प्रदर्शित हो रही है, कितने इफेक्ट होंगे? 2। देखिएगा, बैड डेब्ट कहां जाता है? तो अच्छे तरीके से पता है हमें, कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये मैंने यहाँ पे रफ वर्क के लिए बता दिया, समझना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने क्या लिख दिया? टू बैड डेब्ट। कितने से लिख दिया? अपना कितना यहाँ पे वाले? कितना है? 10,000। कितना है? 10,000। और देनदार यहां पर भी है, तो देनदार क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हिट करता है? नहीं। कहां पर हिट करते हैं? बैलेंस शीट में। कहां पर हिट करते हैं? बैलेंस शीट में। अब समझना, बैलेंस शीट में एसेट साइड में बताते हो आप डेटर 50,000 रुपए से। अब समझना, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा है? बैड डेब्ट कितना दे रखा है? 5,000 रुपए। यानी पहले क्या होगी इसकी एंट्री? ट्रांजैक्शन की, और फिर क्या होगी? ट्रांसफर की। तो इस बैड डेब्ट की ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या होगी? अच्छे तरीके से पता है, बैड डेब्ट अकाउंट्स डेबिट
बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट कितने से, 5000 से, और 2 क्या हो जाएगा, डेटर कितने से हो जाएगा, 5000। तो जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा होता है, बैड डेब्ट दे रखा होता है, इसे हम बोलते हैं फर्दर बैड डेब्ट। क्या बोलते हैं, फर्दर बैड डेब्ट। आई बात समझ में, इसे हम क्या बोलते हैं, फर्दर बैड डेब्ट। इसे हम क्या बोलेंगे, फर्दर बैड डेब्ट। तो जैसे हमने ये ट्रांजैक्शन की एंट्री करी, तो ये जो बैड डेब्ट था, तो बैड डेब्ट तो वापस कहां पर प्लस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, प्लस होगा बैड डेब्ट के अंदर। तो यहां पर हम प्लस करते थे ना, तो फर्दर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, बैड डेब्ट कितने से कर दिया मैंने, 5000 रुपए। तो ये तो मैंने आपको लाइन क्या बोलेगी, यहां पर कोई भी आइटम अपीयर कर रही है तो उसके इफेक्ट कितने होंगे, 2। एक इफेक्ट तो क्या हो गया कि बैड डेब्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रदर्शित कर लिया। अब दूसरा इफेक्ट क्या होगा, डेटर में से क्या होगा, माइनस। डेटर में से कौन सा बैड डेब्ट माइनस होगा, ट्रायल बैलेंस वाला या फिर फर्दर बैड डेब्ट वाला। सर आपने तो बताया इसके 2 इफेक्ट होंगे, तो कौन सा माइनस होगा, फर्दर बैड डेब्ट माइनस होगा। कौन सा होगा, फर्दर बैड डेब्ट क्या होगा, माइनस। कितने से होगा, 5000 रुपए से। तो हमारे पास कितने देनदार बच गए, 45,000 के देनदार बच गए। जो भी हमारे 45,000 के जो भी डेटर बचे हैं, ये कौन से डेटर है, गुड डेटर। कौन से है, अच्छे देनदार है, जिससे हमें पूरे के पूरे पैसे आने की संभावना है। तो आई बात समझ में, मैंने आपके सामने पूरा का पूरा प्रूफ भी कर दिया कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई भी आइटम अपीयर कर रही है तो उसके कितने इफेक्ट होंगे, 2। और ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी आइटम अपीयर कर रही है तो उसके कितने इफेक्ट होंगे, 1। अब समझना साथ साथ में एक कॉन्सेप्ट और, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर, एडिशनल इंफॉर्मेशन में बैड डेब्ट कितना दे रखा था अपने एग्जांपल में पहले, 5000। अब अगर इसके साथ साथ में और दे रखी होती है एक आइटम, क्या आइटम दे रखी थी कि आपको 10% से, आपको क्या करना है, 10% से और क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना है। क्या बनाना है, 10% से क्या बनाना है आपको, 10% से आपको क्या क्रिएट करना है, प्रोविजन को क्या करना है, क्रिएट करना है। आपको 10% से क्या करना है, और प्रोविजन को क्या करना है, क्रिएट करना है। हिंदी मीडियम वाला ऐसा लिखा होता है, 10% से संदिग्ध ऋण पर आयोजन करना है, ऐसा लिखा होता है हिंदी में। और इंग्लिश में क्या लिखा है, 10% से आपको क्या करना है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट क्या करना है, क्रिएट करना है। तो अब देखिएगा, जो भी प्रोविजन क्या होता है, ओल्ड प्रोविजन क्या होता है, ईयर टू ईयर क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, तो उसको कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। अब इस साल वाले जब एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये दे रखा है, इसे हम बोलेंगे, इससे जो भी प्रोविजन बनाओगे, इससे जो भी प्रोविजन बनाओगे उसे आप क्या बोलोगे, न्यू प्रोविजन। क्या बोलोगे, उसे आप न्यू प्रोविजन बोलोगे। आई बात समझ में, यानी बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, यानी बैड डेब्ट एज पर ट्रायल बैलेंस, और आपका जो भी प्रोविजन का अमाउंट, कहां पर बताया जाएगा, तलपट के अंदर, क्योंकि वो ईयर टू ईयर क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, उसको कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओल्ड प्रोविजन। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो भी बैड डेब्ट दे रखा होता है उसे हम बोलते हैं फर्दर बैड डेब्ट, और यहां पर जो भी अलग से और प्रोविजन क्रिएट करने को बोलते हैं उसे हम बोलते हैं न्यू प्रोविजन। क्या बोलते हैं, न्यू प्रोविजन। अब समझना कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से। इन्होंने क्या बोला, 10% से आपको एक प्रोविजन और बनाना है। तो आप मुझे बताइए, प्रोविजन हमेशा किस पर बनाया जाता है, सर, जो भी हमारे पास देनदार बचे हैं, देनदार कितने बचे हैं, 45,000 के, तो 45,000 पर कितने से प्रोविजन बनाना है, 10% से। तो 45,000 का 10% कितना हो जाएगा, 4,500। तो 4,500 से आपको न्यू प्रोविजन बनाना है, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी,
तो एंट्री क्या होगी, अच्छे तरीके से मैंने आपको एंट्री बताई, क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट कितने से होता, 4500 से और 4500 से। ये हमने कर दी 4500 से। अब समझना मैंने क्या बताया, ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेप्ट आएगा तो बैड डेप्ट एज पर ट्रायल बैलेंस, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में बैड डेप्ट है तो फर्दर बैड डेप्ट। तलपट के अंदर ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन आएगा उसे क्या बोलेंगे, ओल्ड प्रोविजन, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको और प्रोविजन बनाने के लिए बोलता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यू प्रोविजन। अब समझना हमारा जो आज का क्रक्स है इस चैप्टर का वो अच्छे तरीके से आप समझना, देखिएगा आपने सिर्फ और सिर्फ आज तक रटा था, अब मैं आपके सामने फुल फ्लेज क्या कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या करते थे, डेबिट साइड और ये होगी क्रेडिट साइड। आपने आज तक क्या किया था, बैड डेप्ट एज पर ट्रायल बैलेंस प्लस में क्या करते थे आप, फर्दर बैड डेप्ट, प्लस में आप क्या करते थे, न्यू प्रोविजन, और माइनस क्या करते थे आप, ओल्ड प्रोविजन, और इनको प्लस माइनस करके जो भी अमाउंट आता था उसे आप क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हिट करवा देते थे। अब जो समझाना चाहता था मैं आपको कि यहां पर ओल्ड प्रोविजन को माइनस क्यों करते हो वो आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। माइनस क्यों करते हो, मैचिंग कॉन्सेप्ट के कारण। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस ईयर का खर्चा है वह उस ईयर में क्या होना चाहिए, बुक होना चाहिए। अगर क्वेश्चन घुमा दे कि प्रोविजन किस लिए बना जाए, व्हाई वी क्रिएट प्रोविजन, तब क्या बोलोगे आप, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, और माइनस का बोले तो मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो आपको पता चल गया बैड डेप्ट एज पर ट्रायल बैलेंस, बैड डेप्ट अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाया गया है इसका मतलब ऑलरेडी डेटर में से माइनस हो चुका है। फर्दर बैड डेप्ट ट्रांजैक्शन की एंट्री भी बाकी है और ट्रांसफर की एंट्री भी बाकी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आएगा और देनदार में से क्या होगा, माइनस भी होगा। और न्यू प्रोविजन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, प्लस होगा। और जो मैं आपको बताना चाहता हूं 5 मिनट रुकेगा, एक शानदार सा लॉजिक आपको मैं बताने वाला हूं, वह भी समझिएगा मेरे साथ साथ में। और माइनस क्या करते हैं आप, ओल्ड प्रोविजन। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन तैयार करके लेके आया हूं, उस क्वेश्चन को देखिएगा और एक कॉन्सेप्ट जो आपको नहीं पता वह भी मैं आपको अच्छे तरीके से बताना चाहता हूं, देखिएगा। एक 2 मिनट वेट कीजिएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट आ रहा आपके सामने। अब देखिएगा ये क्वेश्चन आपके सामने रेडी है, देखिएगा क्वेश्चन कौन सा है, देखिएगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटर कितना दे रखा है, 1 लाख का, और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट कितना दे रखा है, 10,000 का, और बैड डेट कितना दे रखा है, 6,000 का, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्दर बैड डेट कितना रखा है, 2,000 का, और एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब देखिएगा 1 मिनट, ये वापस आ गया, 2 मिनट, हाँ। अब समझना आपके देनदार कितने दे रखे ट्रायल बैलेंस में, 1 लाख के, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 10,000 का, और ट्रायल बैलेंस एज पर बैड डेट कितना है, 6,000 का,
और एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्दर बैड डेट कितना दे रखा है 2000 का, और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट कितना क्रिएट करना आपको 10%। तो ये तो कौन सा हो गया आपका ट्रायल बैलेंस वाला, कौन सा हो गया बैड डेट एज पर ट्रायल बैलेंस वाला। और ये जो प्रोविजन अपने तल पेट में क्या हो रहा है अपीयर हो रहा है, ये कौन सा हो गया ओल्ड प्रोविजन, कौन सा हो गया ओल्ड प्रोविजन। और साथ साथ में ये कौन सा हो गया फर्दर बैड डेट, और ये क्या हो गया न्यू प्रोविजन। अब देखिएगा साथ साथ में इसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा और बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट क्या होगा। देखिएगा ये हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, और ये अपनी है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में ये कौन सी लायबिलिटी साइड और ये असेट्स साइड। तो हम क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले टू बैड डेट, कौन सा बैड डेट सर ट्रायल बैलेंस वाला। ट्रायल बैलेंस में कितना बैड डेट दे रखा है 6000, तो ये हमने लिख दिया 6000 प्लस फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट कितना है 2000, तो ये 2000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी क्या होंगे ऐड होंगे, और बैलेंस शीट में डेटर में से क्या होंगे माइनस होंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको आगे अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है। तो देखिएगा साथ साथ में प्लस फर्दर बैड डेट, और फर्दर बैड डेट कितने से दे रखा है 2000 रुपए से, ये हमने लिख दिया 2000 रुपए। यहां पर देनदार कितना है 1 लाख से, कहां पे आएंगे बैलेंस शीट में, ये होंगे डेटर 1 लाख रुपए से। अब यहां पर जो भी आपने फर्दर बैड डेट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किया डेबिट किया, ये किस में से माइनस होगा देनदार में से भी क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि उसकी कौन सी एंट्री ट्रांसफर की एंट्री बाकी है। तो अब देखिएगा इसमें से कौन सा बैड डेट माइनस होगा फर्दर बैड डेट, कौन सा होगा फर्दर बैड डेट, और वो कितना है 2000 रुपए। तो ये हमने 2000 रुपए से इसको क्या कर दिया माइनस। अब इन्होंने क्या बोला प्रोविजन क्रिएट करना है, ये कौन सा हो गया न्यू प्रोविजन। तो हमारे पास देनदार कितने हैं सर 1 लाख में से 2000 के कितने बचे 98,000, ये हमने लिख दिया 98,000। अब 98,000 पर 10% से आपको क्या करना है प्रोविजन क्रिएट करना है। तो 98,000 पर 10% कितना हो जाएगा 9,800, कितना हो जाएगा 9,800। तो अब मुझे आप बताइएगा न्यू प्रोविजन की एंट्री क्या होगी। सर आपने अच्छी तरीके से बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। तो यहां पर हम क्या करते हैं दर्शाने के लिए, आपको एंट्री तो अच्छे तरीके से पता है, ये यहाँ पर हमने कर दिया न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कितने से कर दिया 9,800 से। अब देखना जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला था देखना अच्छे तरीके से, फिर क्या करते हो आप न्यू प्रोविजन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हो डेबिट, और आप न्यू प्रोविजन को यहां पर आप क्या करते हो प्रोविजन को क्या करते हो माइनस करते हो। किस में से माइनस करते हो देनदार में से आप न्यू प्रोविजन को क्या करते हो माइनस करते हो, फिर जो भी अमाउंट बचता है उसे आप क्या करते हो यहां पर बता देते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है अगर आज आपने पूरी की पूरी एंट्री कर दी न्यू प्रोविजन कितने से कर दिया 9,800 से, फिर आप क्या करते हो माइनस क्या करते हो ओल्ड प्रोविजन, ये मैंने कर दिया यहां पर ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कितना है 10,000 रुपए से, तो ये हो गया 10,000 रुपए। तो ये तीनों तो क्या हो जाएंगे प्लस, और इसमें से क्या हो जाएगा 10,000 माइनस, जो भी अमाउंट बचेगा वह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा डेबिट। लेकिन मैं आपका ध्यान यहां पर लाना चाहता हूं, देखिएगा अच्छे तरीके से। आपने डेटर में से फर्दर बैड डेट को माइनस किया, आपके देनदार कितने बचे 98,000 के, फिर आपने यहां पर प्रोविजन को क्या किया माइनस किया, तो आप 98,000 में से 9,800 को क्या करोगे माइनस करोगे, और जो भी अमाउंट बचता है उसे आप क्या करते हो बैलेंस शीट में एज ए डेटर बता देता हूं। मेरा आपसे यह क्वेश्चन है क्या प्रोविजन का अमाउंट देनदार को माइनस करता है। सर आपने पहले ही स्लाइड में तो बताया था कि देनदार का अमाउंट
कौन सा, प्रोविजन का अमाउंट देनदार को माइनस नहीं करता। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर आप जो प्रोविजन को क्या करते हो, माइनस करते हो, यहां पर आप प्रोविजन को जो माइनस करते हो, यह सिर्फ और सिर्फ आपकी कौन सी मिस्टेक है, प्रेजेंटेशन मिस्टेक है। कौन सी मिस्टेक है, प्रेजेंटेशन मिस्टेक। आपने ये एंट्री कर दी, उसके बाद में भी अगर आपके पास टैली सॉफ्टवेयर है, ये एंट्री करना, फिर देखना डेटर का अमाउंट, तो डेटर कितना बताएगा, 98,000 ही बताएगा। 9,800 तो क्या है पैसा, इनसे इतना पैसा तो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, लेकिन आपके देनदार कितने हैं, देनदार तो हमारे कितने हैं, 98,000 ही है। तो बैलेंस शीट में वास्तव में डेटर का अमाउंट कितना है, 98,000 है। ये जो माइनस करते हो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन क्या होती है, मिस्टेक, प्रेजेंटेशन मिस्टेक होती है। सही रूप से देखा जाए तो यहाँ पर जो प्रोविजन है माइनस करते हो, इसे कौन सी साइड में बताना चाहिए, लायबिलिटी साइड में। इस साइड में क्या करना चाहिए, प्रदर्शित करना चाहिए। जब हम वर्टिकल बैलेंस शीट बनाते हैं कंपनी की, तब प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट को शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझ में, अच्छे तरीके से क्लियर हो गया कि जो आपने आज तक रटा था, क्या रटा था, बैड डेब्ट एज पर ट्रायल बैलेंस प्लस फर्दर बैड डेब्ट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन को माइनस क्यों करते हो, और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आपको समझ में आ गया होगा। आई बात समझ में। अब जो मैंने आपको पढ़ाया उसका पूरा का पूरा एक फ्लो जस्ट 5 मिनट के अंदर, कि मैंने आज जो भी पूरा लेक्चर दिया इसको 5 मिनट में कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने एंट्री की थी डेटर की, 1 मिनट रुकिएगा। सबसे पहले मैंने आपके सामने कौन सी एंट्री की थी, सेल्स की। देनदार को माल बेचा डेटर को, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर उसकी कितनी कंडीशन बनाई थी, 3। उससे पैसा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, और फिर उससे पूरा का पूरा पैसा वसूल होने की संभावना है, यानी कौन सा डेटर है, गुड डेटर है। और क्या बताया था, बैड डेब्ट होता है तो बैड डेब्ट डेटर के अमाउंट को माइनस करता है, लेकिन प्रोविजन क्या नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट को माइनस करता है, देनदार के अमाउंट को माइनस नहीं करता। अगर आपने किसी को भी बैड डेब्ट मान लिया, फिर उससे पैसा रिसीव होता है, तो उसे आप क्या बोलते हो, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। और बैड डेब्ट रिकवर्ड को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी साइड प्रदर्शित करते हो, क्रेडिट साइड में क्या करते हो, प्रदर्शित करते हो। फिर मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था, ओल्ड प्रोविजन को माइनस क्यों करते हो, ओल्ड प्रोविजन को माइनस किस कारण करते हैं, एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट, जिस ईयर का खर्चा है उस ईयर में ही बुक होना चाहिए। आई बात समझ में। और एक कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि प्रोविजन क्या करते हैं आप, डेटर में से आप क्या करते हो, प्रोविजन को क्या करते हो, माइनस करते हो, लेकिन डेटर में से प्रोविजन के अमाउंट को माइनस करने के बाद डेटर का जो भी अमाउंट बचता है वह रियल में डेटर के अमाउंट को माइनस नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रेजेंटेशन मिस्टेक होती है, जिस कारण हम प्रोविजन को क्या करते हैं, माइनस। न्यू कंपनीज एक्ट के अंदर जब हम वर्टिकल बैलेंस शीट बनाते हैं, उस समय प्रोविजन को शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अगले लेक्चर में ऐसा ही मजेदार लेक्चर होगा, वह होगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो साथियों, मेरी हमेशा ये मंशा रहती है कि आप रटो मत, समझो। मुझे पता है, मैंने भी एज ए स्टूडेंट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट को पूरा का पूरा यूट्यूब सर्च मारना, कहीं पे भी ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझाना नहीं गया। तो जो मुझे चाहिए था ना, वही मैं आपको दे रहा हूं कि एज ए स्टूडेंट आपको कौन सी चीज किस समय समझानी चाहिए, वो मैं उस लेवल से क्या करता हूं, प्रिपेयर करता हूं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कैसी भी कंडीशन आ जाए, कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस समय देखिएगा कि यही कॉन्सेप्ट किसी राह चलते व्यक्ति को समझाना हो, चाहे उसका स्टडी से वास्ता है या नहीं है, लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट को उस व्यक्ति को किस तरह समझा सकता हूं, उस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करिए। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।